हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई करो, और तो कुछ करना है नहीं, पढ़ाई करने के अलावा कुछ है नहीं, अभी पढ़ाई ही करो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, लास्ट में जाते जाते मैंने एक होमवर्क आपको दिया था इंडक्टिव इफेक्ट का, आपको बताना था उसमें कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये रहा, CH3CH2OH एंड CH3NH2। इसका जो आंसर था सबसे पहले समीर गुप्ता ने कमेंट किया था। ठीक है, कि A इज ग्रेटर देन B। एक्चुअली वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कमेंट किया था, इसीलिए उनका नाम बता दिया। देखिए, जिनको नहीं समझ में आया, कुछ लोगों को डाउट है कि A कैसे ज्यादा एसिडिक होगा B से। ठीक है, पहले हम वो बता देते हैं जो आपने सोचा होगा। मोर देन स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें B बोला होगा कि B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला होगा कि B इज ग्रेटर देन A। तो वो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा, उनके दिमाग में ऐसा कौन सा थॉट आया कि उन्होंने B बोला, वो हम बता दे रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आपने क्या सोच के B इज ग्रेटर देन A बोला था। ठीक है, देखिए सोचा क्या होगा आप लोगों ने। चलिए, यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए इसका, तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसके पास एक बचेगा और इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। ठीक, यहां से इसका एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे जो आपका ये जो ग्रुप लगा है, ये दोनों ग्रुप जो आपके लगे हैं ये प्लस आई ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों प्लस आई ग्रुप हैं, तो ये दोनों आपको क्या सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, यानी निगेटिव पर और निगेटिव फेंक रहे हो, मतलब कि चार्ज को बढ़ा रहे हो। चार्ज को बढ़ाओगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो इसीलिए आपका दिया हुआ कंपाउंड लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक, इसमें आपने ये सोचा होगा। जिन्होंने बोला होगा कि B इज ग्रेटर देन A, उन्होंने ये सोचा होगा, इसमें सोचे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सेम काम वहां भी होगा, लेकिन यहां जो प्लस आई ग्रुप लगा है वो सिर्फ एक ही लगा है। तो एक ही ग्रुप लगा है तो माइनस कम बढ़ेगा, माइनस कम बढ़ेगा तो चार्ज ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में B ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये आप लोगों ने, मोर देन बच्चों ने ये सोचा होगा। अब रीजन क्या है, सही जो आंसर है इसका यही है कि A इज ग्रेटर देन B। कैसे, ये जो आपने सोचा था इसको जरा साइड करिए। आप पहले ये देखिए कि ये जो माइनस चार्ज है ये किस एलिमेंट के ऊपर है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर है। और ये जो माइनस चार्ज है ये किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी तो सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है और फिर नाइट्रोजन होता है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन द सेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। वो तो खुद ही चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए, वो तो खुद ही चाह रहा है माइनस मेरी तरफ आए, तो वो जब खुद चाह रहा है। और यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऊपर से आप इस पे नेगेटिव चार्ज फेंक रहे हैं, तो इसका तो नेचर ही नेगेटिव चार्ज रखना है। मतलब कि ड्यू टू, बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ज्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगर कहीं नहीं लिखे हो तो मार्जिन के ऊपर लिख लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका नेचर ही है। भाई सोडियम प्लस ही रखेगा। अब सोडियम से किसी ने बोल दिया नहीं नहीं तू माइनस रखो, तो सोडियम का नेचर माइनस रखना नहीं है, सोडियम का नेचर प्लस रखना है। तो सोडियम प्लस ही रखेगा क्योंकि ये सोडियम का नेचर है। ऐसे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा। तो पसंद करेगा तो इसका तो फायदा ही हो रहा है। दैट्स व्हाई A इज मोर एसिडिक देन B। A ज्यादा एसिडिक होगा B से, तो उसका रीजन यही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर सही दिया अच्छी बात है, कुछ तो सोच के ही दिया होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको और बताना है
एक क्वेश्चन और समझाना है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आप CH3OH और आपके पास है H2O। CH3OH का क्या नाम होता है? ये तो शराब है, और स्पेशली ये मेथनॉल है, और ये आपका पानी है, वाटर। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मेथनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कि वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। वीडियो को रोकिए और सोचिए, मेथनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कि वाटर ज्यादा एसिडिक होगा? तो वाटर ज्यादा एसिडिक होगा, और यही पे आंसर आपका गलत हो गया। ठीक, वाटर एसिडिक नहीं होगा। इस केस में आपका मेथनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कैसे मेथनॉल ज्यादा एसिडिक हो गया? भाई इस तो इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। कुछ समझ में आया? वही तो कंसेप्ट है। नेगेटिव चार्ज है ना, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? भाई ऑक्सीजन निकलेगा तो माइनस, इलेक्ट्रॉन देने वाला एक है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। और यहां आपका क्या है? यहाँ आपका ऐसा कोई नहीं है जो नेगेटिव पे स्टेबिलिटी बढ़ा सके वो, तो इसीलिए तो एक रीजन तो ये है पिछले वाले रीजन से कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसीलिए ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा, इसको एक्सपेरिमेंटली भी चेक किया गया। ठीक है, ये हुआ कि नहीं, एक बार डाउट है तो एक बार इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, तो एक्सपेरिमेंटली भी यही बोला गया कि मेथनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन के रूप में भी है, क्योंकि अल्कोहल के बाकी मेंबर्स वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं होते हैं उतना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, अल्कोहल के बाकी मेंबर वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं होते हैं सिवाय मेथनॉल को छोड़ के। तो वो क्यों होते हैं, अभी आप एक्सेप्शन डाल के इसको लिख लीजिए, और इसके लिए सिर्फ वही पुराना वाला रीजन याद रखिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पहला टॉपिक समाप्त होता है। और अब आपको पढ़ना है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक और मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, जैसा बच्चों को लगता है, बट वो होता नहीं है। ठीक है, समझाने के ऊपर है और आपके समझने के ऊपर है। हम तो अपना बेस्ट देंगे ही, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना दे रहे हैं। इधर उधर फोन के अलावा इधर उधर भी देख रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका रेजोनेंस। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, रेजोनेंस क्या होता है। देखिए रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस को डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं, अभी रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा आपको। इमेजिन करिए कि आप किसी से मिले, ठीक है, लाइफ में फर्स्ट टाइम आप किसी से मिले, और किसी से मिलने के बाद आप सिर्फ उसको जो भी जितने भी देर के मिले हो, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन के लिए, जितने भी देर के लिए मिले हो, क्या उतनी देर में आप उसको देख के उसके अंदर प्रेजेंट सभी क्वालिटी को आप जान सकते हैं? मतलब उसके अंदर कौन कौन सा गुण है आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। कॉमन सी बात है भाई। अब मान लीजिए कोई पढ़ने में बहुत तेज होगा, तो अब आप उसको रोड पे मिल रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई थोड़ी दिखाएगा कि मैं बहुत तेज हूं। आप सिचुएशन क्रिएट करिए, एग्जाम हॉल में वाइवा कराइए, सेमिनार कराइए, वहां पे अगर वो उसने तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत तेज है वो। जैसे कोई डांस बहुत अच्छा करता है तो वो माहौल क्रिएट करिए, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है तो उसके लिए, मतलब एक आदमी के अगर सभी कैरेक्टर्स आपको जाननी है तो आप एक सिचुएशन पर्टिकुलर क्रिएट कर दीजिए, उसमें उसकी कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, उसका गुण क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब एक इंसान की सभी कैरेक्टर एक ही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं होती है, उसके लिए अलग अलग क्या चाहिए आपको, एक समय वक्त चाहिए। वैसे ही किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं होती है। क्या बोला? किसी भी कंपाउंड की सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं होती है। अगर आपको सभी उसकी फिजिकल और केमिकल चाहिए तो उसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। एक स्ट्रक्चर कोई और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, एक स्ट्रक्चर कोई और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, एक स्ट्रक्चर कोई और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, तो ऐसे ऐसे करके उस कंपाउंड के 3-4 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और हर स्ट्रक्चर एक आपका क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कंपाउंड जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, इन सभी प्रोसेस को, इन सभी फिनोमेना को मिला के ही हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक, आपके पास कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के सभी स्ट्रक्चर्स या सभी प्रॉपर्टी, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स में इसके हो रहे हैं।
ठीक है, मतलब इसको आपने 4 स्ट्रक्चर उस कंपाउंड के बनाए और 4 स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर कुछ और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दे रहा है, ये वाला कुछ और एक्सप्लेन कर दे रहा है, ये वाला कुछ और कर रहा है और ये वाला कुछ और कर रहा है। तो कंपाउंड तो आपका एक ही है, उसके 4 स्ट्रक्चर बन गए हैं। आपने स्ट्रक्चर क्यों बनाए हैं? क्या जानने के लिए? उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जानने के लिए आपने उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के प्रोसेस को या फिनोमेना को ही हम रेजोनेंस बोलते हैं। बात आ गई समझ में? और किसी कंपाउंड के जो आप सभी स्ट्रक्चर्स उसके ड्रॉ करते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर्स उसके जितने स्ट्रक्चर्स भी आप ड्रॉ करेंगे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंपाउंड के आप जितने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 नाम दिए गए हैं। किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। ये जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बाहर निकल जाए, इस पूरे प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं। और स्ट्रक्चर बनाते जो हम जो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब ये जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको मिला के फिर एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉपर्टी, अब जैसे एक गुण किसी के अंदर मिल रहा है, एक गुण किसी के अंदर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि सारा प्रॉपर्टी एक ही के अंदर ले आओ। भाई देखो, जैसे कार वार में होता है, एक्चुअली अभी तो मुश्किल ही है ये करना, लेकिन कार वार में देखो, किसी में कोई फीचर होता है, किसी में कुछ फीचर रहते हैं, किसी में कुछ फीचर रहते हैं। सारे फीचर्स एक ही कार में नहीं देते हैं वो लोग। कंपनी बहुत होशियार होती है, सारे फीचर्स एक ही कार में नहीं देती है। एक फीचर किसी में बढ़ा देगी, उसकी प्राइस बढ़ा देगी, कि इसमें ये है तो उसमें वो बढ़ा देगी। तो सारे फीचर्स एक ही में नहीं देते हैं। लेकिन हम यहाँ फिलहाल ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जो भी प्रॉपर्टीज की थी, हमें कॉमन स्ट्रक्चर बना दे इसका। तो इसका जब हमें कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लीजिए हमने इसका कॉमन स्ट्रक्चर आपको एक 5th बना दिया। ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर ये इन चारों को मिला के बना है एक साथ, और ये जो चारों को मिला के बनता है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस टॉपिक आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक बार आ चुका है, तो जाके वहां पढ़ लो अगर नहीं आया होगा। ठीक है, नोट्स वहां दी गई हैं, जिन्होंने भी पढ़ा है वहां पे मिली है आपको। ठीक है, तो वो टॉपिक वहीं से है, समझाया वही चीज है आपको। ठीक है, तो इन सभी को मिला के एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। बात आ गई समझ में? अब ये जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, दिस इज अ रियलिटी, ये वास्तविकता है। आप एक्चुअली जो कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, जो आप बनाते हैं, वो इन्हीं को बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को ही। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका काल्पनिक है, मतलब कि ये सिर्फ आपका हाइपोथेटिकल है। हाँ, सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एग्जिस्ट इन पेजेस, सिर्फ पेजेस में ही एग्जिस्ट करता है। बस हाइपोथेटिकली बना दिया गया है कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। बट रिमेंबर दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका हाइपोथेटिकल होता है, सिर्फ पेपर में एग्जिस्ट करता है ये, और इसका रियलिटी में कोई नहीं। आप जो अपने कंपाउंड में बनाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो रिएक्शंस करने के लिए बनाते हैं, वो आप रेजोनेंस हाइब्रिड को ही बनाते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे इसमें देखते हैं। और देखिए, रेजोनेंस जो आपका टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ही है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का ही टॉपिक है। तो उसमें आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है। याद रखना,
इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ शिफ्ट होता था, जाता नहीं था कहीं, सिर्फ उसकी तरफ थोड़ा सा खींच जाता था, इसको बोलते थे इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस में भी काम वही होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का ही होगा। इंडक्टिव में एक कॉमन पॉइंट याद करो कि इंडक्टिव में कोई भी एटम अपनी जगह नहीं छोड़ा था, एटम ने अपना प्लेस नहीं छोड़ा था, वो वहीं बैठा होता था, सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता था या अंदर अंदर बाहर होता था, एटम नहीं हिलता डुलता था। सेम काम रेजोनेंस में भी वही होगा, एटम कहीं नहीं हिले डुलेगा, वो वहीं रहेगा, बस उसका इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर होगा। अब जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल आपको दिया था कि आपको अगर मुझे पैसा देना हो तो देने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट दे दो, हैंड टू हैंड दे दो, ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि आप हमारे अकाउंट में दे दीजिए। दो तरीके हैं, पैसा मेरे पास ही आएगा। ऐसे ही इंडक्टिव और रेजोनेंस एक इलेक्ट्रॉन देने का तरीका है। इंडक्टिव में किसी और तरीके से इलेक्ट्रॉन दिए हो, रेजोनेंस में किसी और तरीके से इलेक्ट्रॉन दिए हो, लेकिन दोनों में कोई एक ही कॉमन पॉइंट है, क्या? इलेक्ट्रॉन देना है आपको, ठीक है। चलिए रेजोनेंस, पहली बात तो इंडक्टिव और रेजोनेंस की सबसे पहली जो आप क्वेश्चन देख के तुरंत पकड़ेंगे कि इसमें इंडक्टिव लगाना है, कि इंडक्टिव को जब भी लगाना होगा सिग्मा बॉन्ड पर ही लगेगा ये, ठीक है। इसकी पहली कंडीशंस कह सकते हैं कि इंडक्टिव जब भी लगता है सिग्मा बॉन्ड पर ही लगता है, ठीक। रेजोनेंस की एक कंडीशन ये रहती है कि ये जब भी लगता है या जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में है ना, तो एक बार सोच लेना कि वहां इंडक्टिव तो नहीं लगेगा, पक्का है वहां इंडक्टिव नहीं लगा सकते, वहां रेजोनेंस ही लगाना पड़ेगा, ठीक। तो रेजोनेंस पाई पे लगता है और जनरली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इतना तो पता ही होगा कि लोन पेयर क्या होता है। किसी भी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डू नॉट टेक पार्ट इन ए बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हो, वो उस एलिमेंट के पास ही रह जाते हैं, उन्हीं को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली शिफ्टिंग होता है पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट करवाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेजोनेंस इज ए इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना। रेजोनेंस आपका इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना है। देखिए बायो में दो टर्म होते हैं, एक होता है आपका इंटर और एक होता है आपका इंट्रा। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, या 10th तक तो बायोलॉजी सभी ने पढ़ी होती है, सुने होंगे इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, और एक होता है इंट्रासेलुलर स्पेस। तो ये दोनों टर्म तो आपने सुने ही होंगे। देखिए जब इंटरसेलुलर लगता है मतलब कि ये आपके पास एक सेल है और ये आपके पास दूसरा सेल है, जब टर्म इस्तेमाल होगा इंटर, तो इंटर का मतलब दो सेल के बीच में कौन सी घटना घट रही है, या दो सेल की बीच की जो जगह होती है उसके लिए हम इंटर लगाते हैं। इंटर का मतलब दो बॉडी होनी चाहिए। इंट्रा का मतलब होता है आपके पास सेल एक ही होगा और सेल के अंदर क्या हो रहा है, मतलब इसमें आप बोल सकते हैं विद इन ए सेल, सेल के अंदर क्या हो रहा है। जब सेल के अंदर की बात की जाएगी तब वहां शब्द लगाते हैं इंट्रा। दो सेल के बीच में क्या हो रहा है, इंटर। इंट्रा मतलब कि रेजोनेंस जो है वो इंट्रामोलिकुलर है, कंपाउंड के अंदर ही। रेजोनेंस जब भी होगा कंपाउंड के अंदर ही होगा, कंपाउंड से बाहर नहीं जाएगा, वो कंपाउंड के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा वो, ठीक। और थर्ड आपको बता दिए कि ये हाइपोथेटिकल होता है, सिर्फ पेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। अब बीकर में बेंजीन लेकर बैठोगे तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दिखेंगे नहीं। हाँ भैया दिखाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं तुम्हारे कितने हैं, तुमको सिर्फ बीकर में बेंजीन दिखेगा, या जो भी लोगे वो सीधे डायरेक्ट तुमको दिखेगा, वो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो ये आप जो बनाएंगे वो सिर्फ पेजेस पे ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी इंटर और इंटर में अंतर याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, कुछ के दिमाग में चल रहा होगा ये कि सर रेजोनेंस मेसोमेरिक भी आता है इसी में, तो मेसोमेरिक क्या होता है। देखो पहली बात तो ये कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक दोनों थोड़ा अलग अलग टॉपिक है, थोड़ा सा डिफर करता है, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है। इसीलिए मोर देन किताब जो भी आप बुक्स पढ़ रहे होंगे उसमें रेजोनेंस और मेसोमेरिक को सेम मान लेता है, बट ये याद रखिए कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक सेम नहीं होता है, डिफर करता है, ठीक है। क्या है मेसोमेरिक जो टॉपिक है वो रेजोनेंस के अंदर आता है, मतलब कि किसके अंडर में मेसोमेरिक है, मेसोमेरिक किसके अंडर में है, रेजोनेंस के अंडर में है। मतलब ये समझो ये हेड है
और ये उसका एम्प्लॉय है। तो अब तो समझ ही गए ही होगे कि एम्प्लॉय किसके अंडर में है, हेड के अंदर में है। और जब कंपनी कोई भी काम करते हैं तो हेड एम्प्लॉय साथ में ही करते हैं। साथ में काम करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप मालिक बन गए हैं। आप साथ में हैं, अच्छी दोस्ती है, ठीक है, बट मालिक अपनी जगह, एम्प्लॉय अपनी जगह। तो वैसे ही ठीक आपका रेजोनेंस हेड होता है, रेजोनेंस के अंदर मेसोमेरिक आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। दूसरा, अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस, किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो जरूरी नहीं है कि उस कंपाउंड में मेसोमेरिक भी हो। मतलब कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस कंपाउंड के अंदर मेसोमेरिक भी हो। लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर मेसोमेरिक हो रहा होगा, अगर ये हो रहा होगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। क्योंकि मेसोमेरिक किसके अंडर आ रहा है, रेजोनेंस के। तो ये होने का मतलब है ये हुए होंगे तभी ये होगा। और रेजोनेंस इसके अंदर का टॉपिक नहीं है। तो रेजोनेंस अगर हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उस कंपाउंड में मेसोमेरिक भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखो कि जितने रेजोनेंस हैं जरूरी नहीं है कि वो मेसोमेरिक शो करेंगे। ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक बट ऑल मेसोमेरिक आर रेजोनेंस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा दिमाग में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसको हम और आगे क्लियर कर देंगे, रेजोनेंस और मेसोमेरिक और जाना है। ठीक है, चलिए अब अगला है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अगला है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। आप पहचानेंगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस करवाना है। सबसे बड़ी मुश्किल सवाल तो यही रहती है। ठीक है, जैसे बच्चों का एक जो बड़ा दिक्कत वाला प्रॉब्लम होता है, एक बहुत प्रॉब्लम रहती है कि सर आपको कैसे पता कि ये यहीं पे है, आपको कैसे पता ये यहीं लगाना है। जैसे फिजिक्स में भी देखो, कभी कभी सर बोल देते हैं कि यहां पर ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, या कभी कभी बोलते हैं कि ये लगेगा। तो अभी सर ये क्लियर नहीं करते हैं कि ये ही क्यों लगेगा। अब बच्चा वहीं से कंफ्यूज होना स्टार्ट, ये क्यों लगाए, ऐसा क्या था यही लगा दिए, और सर बताते भी नहीं है कि यही क्यों लगाए हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आप रेजोनेंस कब लगाएंगे। बता दिया कि पाई का होना जरूरी है, पाई होगा तो एक बार आइडिया रख लेना कि हाँ हो सकता हो कि रेजोनेंस लग सके, क्योंकि पाई कंपलसरी नहीं बोला मैंने। अभी मैंने सिर्फ बोला है कि पाई होगा तो एक आइडिया डेवलप है कि हाँ रेजोनेंस करा सकते हो। ठीक, अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कैसे होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है वो होती है आपकी कंजुगेशन। क्या होती है, कंजुगेशन, कंजुगेशन, कंजुगेशन। ठीक है, रेजोनेंस जो होती है इसकी एकमात्र कंडीशन है कंजुगेशन। अभी कंजुगेशन शब्द का मतलब होता है अल्टरनेट। ठीक है, इस शब्द का मतलब होता है अल्टरनेट। कोई भी चीज अगर अपने अल्टरनेट पे एक को छोड़ के अगर प्रेजेंट है तो उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट और कंजुगेशन। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम चेक क्या करेंगे, क्या अल्टरनेट प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए ना देखने के लिए कि बस यही है, देखें क्या कि अल्टरनेट है कि नहीं है। तो ये आपको क्या क्या चेक करना है कंपाउंड में, कौन कौन सा कंजुगेशन आपको चेक करना है वो हम लिखवा दे रहे हैं, और उसी सीक्वेंस में आपको एक एक करके हम पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए पहला कंजुगेशन आपको चेक करना है पाई सिग्मा प्लस। ठीक, ये आपको पहला चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है पाई सिग्मा माइनस, या आपको चेक करना है लोन पेयर। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। थर्ड आपको चेक करना है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ठीक है, तीसरा आपको चेक करना है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है जब इस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब आपको समझा देंगे कि फ्री रेडिकल क्या होता है। एंड फोर्थ आपको चेक करना है पाई सिग्मा पाई। ठीक, मतलब आप अपने कंपाउंड में, दिए हुए कंपाउंड में यही चारों में से कोई एक आप खोज लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं हो सकता हो किसी में एक से ज्यादा भी हो रहे हो, किसी में दो हो रहा हो, मतलब कोई एक मिलना चाहिए। तो अगर ये में से कोई एक मिल गया तो समझ जाना कि वहां आपको रेजोनेंस कराना है। ठीक, दूसरी बात, ये कंडीशन आपका पूरा चेन में होना चाहिए, पूरी रिंग में होना चाहिए, पूरी रिंग में दौड़ना चाहिए। अगर पूरी रिंग में है मतलब कि वो कंजुगेशन है, पूरी चेन में हो रहा है इसका मतलब वहां कंजुगेशन, तभी आप रेजोनेंस कराएंगे।
ठीक है। कंडीशन क्या है रेजोनेंस की? कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेट, मतलब पहले आपको पाई मिले, फिर सिग्मा मिले, फिर प्लस मिले, या आपको पाई सिग्मा माइनस या लोन पेयर मिल जाए, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल मिल जाए, या पाई सिग्मा पाई मिल जाए। अगर ये कंडीशन आपको दिखती है तो समझ जाइएगा। कंजुगेशन शब्द का मतलब है एक जगह छोड़ के अगर कोई चीज प्रेजेंट हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं इसी पे लेके सिर्फ अभी ओरली समझा दे रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि एग्जांपल अभी सिर्फ थ्योरी थ्योरी दे रहे हैं। एक एग्जांपल जो सबसे फेमस एग्जांपल है, सब लोग उससे वाकिफ होंगे, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का एग्जांपल लेके समझाते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर सब लोग ऐसे ही बनाते हो, ठीक है सर, आप भी बनाते हैं? हाँ मैं तो बनाता ही हूं ऐसे। अरे मैं कहा किताब खुली होगी तुम लोग की भी। चलिए, अब आपको मान लीजिए कंपाउंड है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। अब आपको याद करिए रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन है? कंजुगेशन होना चाहिए। किन किन चीजों का कंजुगेशन होना चाहिए? चलो पहला देखो, पाई सिग्मा प्लस है कहीं? नहीं है। पाई सिग्मा माइनस है कहीं? नहीं है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल नहीं है। पाई सिग्मा पाई, चलो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। पूरे कंपाउंड में क्या है? पूरे इस कंपाउंड में पाई सिग्मा पाई है। तो पूरे कंपाउंड में पाई सिग्मा पाई होने का मतलब है कि बेंजीन आपका रेजोनेंस शो करेगा। ये कंफर्म हो गया कि बेंजीन आपका रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है। अब इसमें एक एक करके आपको हम, अगर 4 पार्ट में होगा तो 4 बना देंगे, नहीं तो पर वीडियो में 2 को कवर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने आपको रेजोनेंस का इंट्रो दे दिया, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी बता दी रेजोनेंस की, रेजोनेंस कैसे पहचानोगे किसी कंपाउंड में, कंडीशन क्या है रेजोनेंस पहचानने की, आप कौन कौन सा फैक्टर देखेंगे उसमें पहचानने की। तो आई होप आपको एक शॉर्ट स्टार्टर वीडियो मैंने आपको दे दिया रेजोनेंस का। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितना पढ़ाए होंगे समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ करना है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, और बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।